साथियों, सीबीएल की समसामयिक घटनाओं के क्रम में आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं 23 जुलाई से लेकर 29 जुलाई तक जो विभिन्न समसामयिक घटना संपन्न हुई हैं और उन समसामयिक घटनाओं में से जिसमें प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चन हम कवर कर सकते हैं, जो हमारे दोनों प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों हम व्यू से देखें तो महत्वपूर्ण हो सकती हैं, जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको कवर करने की कोशिश की है, तो उन पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम कौन कौन से टॉपिक देखेंगे। तो आज के हमारा टॉपिक है, इन जो विषय हैं, सबसे पहला विषय आप देखें, विषयों की बात करें, सबसे पहला विषय है आपका कि ओबीसी के उप वर्गीकरण के लिए जो आयोग बनाया गया था, जो आर्टिकल 340 के तहत राष्ट्रपति को एक अधिकार है कि वो चाहें तो ओबीसी के हित के लिए, ओबीसी का वर्गीकरण करने के लिए या उनको उस वर्ग को बढ़ावा देने के लिए एक आयोग का गठन कर सकते हैं। तो उस आयोग को 31 जनवरी 2021 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी, जिसे फिर से अभी एक्सटेंड कर दिया गया है। इस कारण ये चर्चा में है। अब हमें क्या देखना है कि जो आर्टिकल 340 में क्या प्रावधान किए गए हैं, साथ में हम देखेंगे कि ओबीसी के लिए अभी कौन सी कमेटी गठित की गई थी, अभी जो आयोग है उसने कौन कौन सी सिफारिशें दी हैं, कौन कौन से जो सिफारिश थी वो लागू हुई हैं। तो इसके संबंध में हम सारे जो एस्पेक्ट हैं उनको देखेंगे। तो एक तो ये हुआ। दूसरा हम देखते हैं कि जो संपत्ति को नष्ट करने वाले मामले को संसदीय प्रतिरक्षा नहीं, ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है। 2015 में क्या हुआ कि केरल की जो विधानसभा है उसमें जो अभी रूलिंग पार्टी है, इसके द्वारा कुछ या इसके जो सदस्य थे उनके द्वारा ऐसी गतिविधियां की जो संसदीय आचरण में नहीं आती हैं, मतलब तोड़ फोड़ की गई। जैसे हम नॉर्मली भी देखते हैं, कई बार क्या होता है, संसद या किसी विधानसभा में कोई हंगामा होता तो वहां की चेयर उठा के वो एक दूसरे के ऊपर फेंकने लगते हैं या तोड़ने लगते हैं। तो जो सार्वजनिक संपत्ति है इसको नुकसान पहुंचाना क्या है, संसदीय आचरण में नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि भाई ये क्या है, सिविल मामला नहीं है, आपने जो अपराध किया है वो क्रिमिनल केस में आता है। तो जो केरल सरकार है, केरल सरकार के द्वारा कहा गया कि हमें संसदीय विशेष अधिकार प्राप्त है। हम जानते हैं कि आर्टिकल 105 के तहत संसद के सदस्यों या सांसदों को विशेष अधिकार प्राप्त है और आर्टिकल 194 के तहत जो विधानसभा है उसके सदस्यों को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं। लेकिन वो जो विशेष अधिकार हैं, कोर्ट का कहना, वो सिविल मामलों में प्राप्त है और जो आपके द्वारा जो गतिविधि की गई है वो क्रिमिनल या आपराधिक प्रवृत्तियों की है। तो हम इस पर देखेंगे कि आर्टिकल 105 और 194 में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, ये मामला क्या था और आपराधिक श्रेणी में इसे क्यों रखा गया है कोर्ट की नजर में। इसके बाद तीसरा है राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल, इसे बोलते हैं हम कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव, है ना। ये एक एनजीओ था, इसको FCRA फॉरेन जो कंट्रोल रेगुलेशन एक्ट है, इसके तहत 180 दिन तक इसकी जो रजिस्ट्रेशन था उसको सस्पेंड कर दिया गया है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि जो CHRI है या राष्ट्रीय मानवाधिकार पहल है, ये एनजीओ क्या है, फिर ये कानून कौन कौन से इसके तहत प्रावधान करता है और एक एनजीओ के रजिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन सी शर्तें होती हैं और किन शर्तों के तहत वो अपने को अनुदान के लिए रजिस्टर कर सकता है, मतलब किन कंडीशन में उसे अनुदान मिल सकता है, कौन सी कंडीशन होंगी तो उसे अनुदान नहीं मिलेगा, अनुदान की सीमा क्या होगी, ये सारे एस्पेक्ट हम देखेंगे। इसके बाद हम आते हैं मत की गोपनीयता, मतलब एक व्यक्ति के द्वारा जो मतदान दिया जाता है वो उस गोपनीय होना चाहिए कि नहीं, या गोपनीय उसको रखना उसका अधिकार है नहीं। तो कोर्ट ने कहा है कि जो मत है या मत की गोपनीयता है वो क्या है, फंडामेंटल राइट है और एक व्यक्ति किस व्यक्ति को, किस पार्टी को वोट देता है उसे वो गोपनीय रख सकता है। तो अब गोपनीयता है तो इसके क्या क्या आयाम हो सकते हैं, क्या क्या इसके फायदे हो सकते हैं और संविधान में इसके संबंध में क्या क्या प्रावधान है, इस पर भी हम नजर डालेंगे। तो सबसे पहले एक टॉपिक उठाते हैं, सबसे पहला टॉपिक उठाते हैं हम ओबीसी के उप वर्गीकरण के लिए जो आयोग गठित किया गया था, जिसकी जो आयोग के द्वारा समय सीमा निर्धारित थी कि आयोग फलानी या 31 जुलाई को अपनी रिपोर्ट पेश कर देगा, जो अभी और एक्सटेंड कर दिया गया है, तो उस पर हम चर्चा करते हैं। अब देखिए, ओबीसी के उप वर्गीकरण के लिए जो आयोग था उसके समय सीमा विस्तार कर दिया गया है। तो अन्य पिछड़ा वर्ग के उप वर्गीकरण के लिए जो नियुक्त आयोग था
वो 31 जनवरी 2022 तक 6 महीने के विस्तार को मंजूरी दी है। मतलब जिसको 31 जुलाई 2021 को अपनी रिपोर्ट पेश करनी थी, अब वो पेश कब करेगा? 2022 में। ऐसा इसको और एक्सटेंड समय सीमा विस्तारित कर दिया गया है। और ये चर्चा में क्यों है कि ये इसका 11वां विस्तार है। मतलब ऐसा उसको 11वां बार जो विस्तार है मिल चुका है। पहले भी उसे रिपोर्ट पेश करनी थी, लेकिन फिर समय बढ़ा दिया गया, फिर समय बढ़ा दिया गया। ऐसा 11वां बार इसकी समय सीमा को बढ़ाया गया, इसलिए चर्चा में है। ठीक है, अब इसको अभी 2000 शुरुआत की बात करें हम तो 2018 में इसको रिपोर्ट पेश करनी थी, जिसको बढ़ाते बढ़ाते कब तक ले आए हम? 31 जुलाई 2021 तक। अब फिर 11वीं बार इसको बढ़ा दिया गया है और अब इसको कब पेश करना है? 2022 में। ठीक है, अब देखिए एक हमारा अनुच्छेद है 340। 340 भारत के राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि वो ओबीसी के कल्याण के लिए क्या कर सकता है? ओबीसी के लिए एक आयोग गठित कर सकता है, अधिकारी की नियुक्ति कर सकता है। वो आयोग में कितने मेंबर होंगे, वो आयोग का कार्यकाल क्या होगा, उसकी सेवा शर्तें क्या होगी, उसका वर्किंग प्रोसीजर क्या होगा, सब राष्ट्रपति के द्वारा तय किया जाएगा। तो आर्टिकल 340 के तहत भारतीय राष्ट्रपति सामाजिक और शैक्षणिक, दो शब्द यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सोशल और एजुकेशनल, जो इस आधार पर पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए, उनकी दशाओं की जांच करने के लिए, उनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए क्या कर सकता है? एक आयोग का गठन कर सकता है, जो आयोग सिफारिश करेगा कि इनके लिए ये कार्य किया जाए या इस वर्ग को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए ये कार्य किए जाने चाहिए। इस प्रकार जो नियुक्त आयोग है वो क्या करेगा? राष्ट्रपति के द्वारा जो मामले दिए गए हैं उन मामलों की जांच करेगा और रिपोर्ट पेश करेगा। उस रिपोर्ट को फिर क्या है? संसद में रखी जाएगी और जो रिपोर्ट की जो रिकमेंडेशन है, जो सिफारिशें हैं, उनको आधार मानकर अगर वो सरकार को सही लगती है तो उनको लागू किया जाएगा। राष्ट्रपति इस प्रकार की रिपोर्ट, प्रस्तुत की गई रिपोर्ट को प्रति संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखने के लिए एक ज्ञापन के साथ उस पर की गई कार्यवाही को स्पष्ट करता है। मतलब क्या सिफारिश थी और फिर सरकार ने उस पर क्या कार्य किया, इस पर भी राष्ट्रपति ध्यान देता है या बताया जाता है कौन कौन से कार्य सरकार के द्वारा किए गए हैं। ये तो अभी हाल की बात है। आप जानते हैं कि भारत के संविधान ने ST/SC के लिए आरक्षण का प्रावधान किया। आप जानते हैं अनुच्छेद आपका जो 15 है, अनुच्छेद 16 है, तो इसमें 15 में क्या कहा गया था? धर्म, जाति, लिंग, प्रजाति के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऐसे 16 जो हमारा कहता है कि धर्म, जाति, प्रजाति, लिंग के आधार पर या जन्म स्थान के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ सरकारी नौकरी या लोक नियोजन में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन जो समाज के पिछड़े वर्ग हैं, अगर हम भेदभाव ना करें, मतलब उनको समाज में या किसी क्षेत्र में आगे लाने का प्रयास ना करें, तो वो तो पिछड़ जाएंगे। इसलिए प्रावधान किया गया कि जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए सरकार चाहे तो विशेष प्रावधान कर सकती है और सरकार ने इसके लिए आरक्षण का प्रावधान किया। ये हमारे संविधान में ST/SC के लिए प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 में, और 15 में भी आप भेदभाव कर सकते हैं अगर उनको आगे बढ़ाना है। तो ये सकारात्मक भेदभाव कहलाता है कि जब किसी क्षेत्र या समाज का कोई वर्ग है वो पिछड़ा है, उसको आगे लाने के लिए कुछ उससे विशेष हम अधिकार दे रहे हैं, कुछ राइट दे रहे हैं। कब तक दे रहे हैं? जब तक समाज की मुख्य धारा में ना आ जाए। तो ऐसे ही हमारा एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 340। इसके तहत जो अन्य पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए सरकार के द्वारा या राज्य के द्वारा ऐसे प्रयास किए जा सकते हैं। तो पहली बार एक आयोग का गठन किया गया कि भाई पहले पहचान की जाए कि ये पिछड़े वर्ग हैं कौन आखिर। तो सबसे पहले एक काका कालेलकर आयोग का गठन किया गया, इसने कुछ रिकमेंडेशन दी और उसके बाद एक दूसरा कमीशन जो चर्चा में रहा, इसे कहते हैं हम मंडल कमीशन। 1979-80 में इसका गठन किया गया। बिंदुसरी प्रसाद मंडल इसके अध्यक्ष थे। इस आयोग ने सिफारिश दी कि 27% इस वर्ग को आरक्षण दिया जाए और जो ओबीसी है, जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, उसकी जनसंख्या लगभग 50% है। ठीक है, मतलब समाज में 50% ऐसा वर्ग है जो पिछड़ा हुआ है और उस पिछड़े वर्ग को क्या दिया जाए? 27% आरक्षण। कहाँ? 2 क्षेत्रों, विशेषकर ध्यान रखिए, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान की गई। यहाँ आर्थिक आधार नहीं बनाया गया था और आप जानते हैं इस सिफारिश को VP सिंह के द्वारा 19 में इसको लागू कर दिया गया।
इसमें सामाजिक और शैक्षिक पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान किया गया। सो सरकारी नौकरियों में और कुछ अन्य सुविधाओं में भी इनको आरक्षण प्रदान किया गया। पर धीरे धीरे क्या हुआ, अब जो 50% जनसंख्या है, 50% जनसंख्या में दो प्रकार की जनसंख्या आती है। एक जनसंख्या जो अति पिछड़ी है और एक जो जनसंख्या है जो ज्यादा पिछड़ी नहीं है। अब क्या होगा, अगर सबको बराबर आरक्षण दिया जाए तो जो आरक्षण या जो संसाधन है वो उसका समुचित बंटवारा नहीं हो पाएगा। मतलब अगर कोई व्यक्ति पहले से पिछड़े में, ये मतलब कम पिछड़ा है, ये ज्यादा पिछड़ा है, तो इसको आरक्षण ज्यादा मिलना चाहिए। तो एक कमेटी बनाई गई, इसका नाम था 1993 में रामनंदन समिति। इस समिति की हम बात करें तो रामनंदन समिति ने सिफारिश दी और एक नया कॉन्सेप्ट दिया जिसे हम कहते हैं कि मलाईदार परत, या इसीलिए जो हिंदी या इंग्लिश दोनों में सब चलता है उसे कहते हैं क्रीमी लेयर। रामनंदन समिति ने सिफारिश की कि जो क्रीमी लेयर है उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। और उस समय की हम बात करें तो 1 लाख इन्होंने आय तय की कि जिस व्यक्ति की, जिस परिवार की आय 1 लाख से ज्यादा है उसे हम क्या क्रीमी लेयर की सीमा में रखें, उसे क्रीमी लेयर माना जाए। देखिए मैंने मलाईदार शब्द कहा है, जैसे आप देखें दूध होता है, दूध में जो ऊपरी परत होती है वो मलाई होती है। मतलब ये ऐसा वर्ग है जो पिछड़ा वर्ग में शामिल है लेकिन वो पिछड़े वर्ग से ऊपर उठ चुका है। अगर उसे आरक्षण ना दिया जाए तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा, मतलब वो अपना जीवन यापन या अपना विकास कर सकता है, उसके पास सारे संसाधन उपलब्ध हैं। तो जो व्यक्ति 1 लाख से ऊपर कमाते हैं उन्हें आरक्षण का लाभ ना दिया जाए। और इस सीमा को वर्तमान में बढ़ाकर कितना कर दिया है, जैसे जैसे महंगाई बढ़ी अब इसको 8 लाख कर दिया गया है, ठीक है ना। अब जो 8 लाख से ज्यादा कोई व्यक्ति कमाता है तो उस परिवार को आरक्षण का लाभ ना दिया जाए, ये कहती है क्रीमी लेयर की सीमा। और आरक्षण किसको दिया जाए, जो बिल्कुल गरीब है। अब देखें ना, एक जगह जो 8 लाख रुपए कमा रहा है, कुछ लोग ऐसे जो 50,000 नहीं कमा पा रहे हैं, जो 50,000 कमा रहे हैं, कोई 60,000 कमा रहे हैं, 1 लाख कमा रहे हैं, तो इनको आरक्षण की ज्यादा जरूरत है। इसलिए जो कॉन्सेप्ट है बड़ा प्रासंगिक है कि क्रीमी लेयर को आरक्षण का लाभ ना दिया जाए। अब हम आगे चलते हैं, इसकी बात हम करें। अब जो आयोग था, इस आयोग का नाम क्या है, रोहिणी आयोग, जो ये जांच कर रहा है क्योंकि जो पिछड़े वर्ग हैं उनमें भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अति पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आते हैं और उन्हें आरक्षण का लाभ ज्यादा मिलना चाहिए। जब भी तो हम जो हमारा समाजवाद का जो उद्देश्य है उसको पूरा कर सकते हैं। समाजवाद कहता है कि सब लोग बराबर होंगे। अगर जिस व्यक्ति के पास पहले से ही सुविधाएं हैं और उसको आरक्षण मिलता रहे और एक व्यक्ति के पास सुविधा नहीं है, उसको आरक्षण ना मिले, है ना, या उसको मिले, दोनों को जो बराबर मिल रहा है ये तो ऊपर जाएगा हमेशा। तो जो समानता का जो सिद्धांत है, समाजवाद का जो हमारा सपना है, उसको बहुत समय लग जाएगा पूरा करने में या उसको पाने में। तो इस आयोग के द्वारा क्या है कि गठन किया गया था इसका, कि जो ओबीसी है इसमें 5,000 जो जातियां हैं, है ना, कुछ ऐसी जातियां जिन्हें विषम जातियां कहते हैं, इनका क्या है और क्लासीफाई किया जाए। जैसे मान लीजिए 4 जाति हैं ओबीसी में, ठीक है ना, तो ये सबसे ज्यादा पिछड़ी, ये उससे कम पिछड़ी, ये उससे कम पिछड़ी और ये सबसे कम पिछड़ी, समझे ना। मतलब ये ज्यादा डेवलप है, ये उससे कम डेवलप है, ये उससे कम डेवलप है और ये सबसे कम डेवलप है। तो आरक्षण इसको ज्यादा मिलना चाहिए, जब तो हमारा उद्देश्य, इससे कम इसको मिलना चाहिए, इससे कम इसको मिलना चाहिए और सबसे कम किसको मिलना चाहिए, इसको आरक्षण मिलना चाहिए। तो जो 5,000 जातियां हैं इनको उप वर्गीकृत करने के लिए इसको काम दिया गया था, जिससे क्या हो, सरकारी संस्थानों में और जो शैक्षणिक संस्थान है, नौकरियां हैं, उनमें उनको आरक्षण प्रदान किया जाए। 2015 की हम बात करें तो इस राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने सिफारिश की थी कि ओबीसी को अत्यंत पिछड़े वर्गों, अधिक पिछड़े वर्गों और पिछड़े वर्गों में वर्गीकृत किया जाए। मतलब पिछड़े वर्ग पहला, अधिक पिछड़े वर्ग और पिछड़े वर्ग, इन 3 श्रेणियों में इनका विभाजन किया जाए, जिससे हम आरक्षण का बंटवारा प्रॉपर तरीके से कर सके। भाई जो ज्यादा पिछड़े हैं उनको ज्यादा आरक्षण दिया जाए। अब जो रोहिणी कमीशन है इसके गठन से क्या होगा, ये बताएगा कि भाई कौन सी जातियां कम पिछड़ी हैं, कौन सी ज्यादा पिछड़ी हैं, तो उस हिसाब से सरकार को नीतियां तय करने में आसानी होगी और लोगों को जो आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए वो मिल सकेगा।
दूसरा क्या फायदा होगा कि जो ओबीसी के अंदर हम सब कैटेगराइजेशन करें या उपवर्गीकरण करें जातियों का, तो एक निश्चित मानदंड होंगे। उन मानदंडों के आधार पर उनके विकास के लिए सरकार योजना तय कर सकती है, जिससे वांछित वर्ग है उसको लाभ पूरा मिल सके। ये इसका बड़ा फायदा होगा। और बहुत अच्छी बात है, इसमें पहचान की जा सकेगी वास्तविक लाभार्थी कौन है, मतलब जिसको आरक्षण का लाभ प्रॉपर मिलना चाहिए उसकी पहचान की जा सके, क्योंकि इसमें क्लासिफाई या वर्गीकरण कर दिया जाएगा कि ये जो वर्ग है वो ज्यादा पिछड़ा है, इसे आरक्षण की ज्यादा आवश्यकता है। अब देखें कि इसने अभी तक सिफारिशें क्या क्या की हैं, मतलब जो रोहिणी कमीशन है या जो आयोग है इसने क्या क्या सिफारिश की है। सबसे पहली बात तो आयोग ने क्या है, विभिन्न पक्षों से मुलाकात की, विभिन्न सरकार है, राज्य सरकार है, पिछड़ा वर्ग है, सामुदायिक जो संघ है, उनके सारे प्रतिनिधियों से मुलाकात की, मामले को समझा। और इसके अलावा क्या है कि शैक्षणिक संस्थान है, केंद्रीय विभाग हैं, राज्य सरकार के विभाग हैं, सार्वजनिक क्षेत्रों के जो बैंक हैं, वित्तीय संस्थान हैं, इनमें होने वाली जो भर्ती है उससे ओबीसी के छात्रों का एक जातिवार डेटा तैयार किया। तैयार करने के बाद इस आयोग ने कहा कि इनको ओबीसी को 4 भागों में वर्गीकृत किया जाए। कैसा वर्गीकृत किया जाए, देखिए इसमें पहला, दूसरा, तीसरा 4 भाग दिए जाएं और चारों भाग को कुल मिला के जो आरक्षण दिया जाएगा वो 27% आरक्षण दिया जाएगा। 27% में भी जो हम चर्चा कर रहे थे कि जो पिछड़ी जातियां हैं उनको ज्यादा आरक्षण, तो इन्होंने सबसे ज्यादा पिछड़ी जाति को 10% आरक्षण देने की बात की। उससे कम पिछड़ी जो है उसे 9% आरक्षण, उससे कम जो है वो 26% आरक्षण, और उससे कम पिछड़ी है मतलब सबसे कम पिछड़ी है उसे 2%। अब 10, 9, 19, 6, 25 और 2, 27, ऐसे 27% आरक्षण को इन्होंने 4 भागों में बांटा कि ज्यादा पिछड़ी जाति है उसको ज्यादा आरक्षण प्रदान किया जाए। इसके अलावा आयोग ने सभी जो ओबीसी के रिकॉर्ड हैं उन्हें पूर्ण डिजिटलीकरण या उन्हें डिजिटलाइज करने के लिए और ओबीसी के प्रमाण पत्र जारी करने के लिए एक मानकीकृत या स्टैंडर्ड प्रणाली को लागू करने की सिफारिश की, जिससे जो समस्या ना आए। अभी क्या होता है कि अगर डिजिटल रूप से कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तो कई बार इसमें अनियमितता आती थी, कोई भी किसी प्रकार का सर्टिफिकेट बनवा लेता था, तो वास्तविक जो हम जाति के आधार पर जो आरक्षण देने वाले हैं उसकी पहचान नहीं हो पाती थी, उसमें अनियमितताएं देखने को हमें मिलती थी। इसके अलावा हम देखें कि और क्या क्या फायदा हो सकता है। सबसे बड़ा फायदा होगा कि अभी जिनको कहने को तो आरक्षण है लेकिन जो आरक्षण का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं, जिनको सरकारी नौकरियों में आरक्षण नहीं मिल पा रहा है, जो स्कूलों में एडमिशन जिनको मिलना चाहिए आरक्षण के आधार पर, जो आरक्षण के आधार पर उन्हें एडमिशन नहीं मिल पा रहा है, वो लोग इन आरक्षण का वास्तविक लाभ उठा पाएंगे, शैक्षणिक संस्थाओं में वो प्रवेश कर पाएंगे, सरकारी नौकरियों में वो शामिल हो पाएंगे। ये आयोग के द्वारा सिफारिश जो की जाएगी उसका सबसे बड़ा हमें लाभ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि संपत्ति को नष्ट करने के मामले में संसदीय प्रतिरक्षा। 2015 की हम बात करें तो 2015 में केरल विधानसभा में एक बड़ी घटना हुई। घटना ये हुई कि केरल विधानसभा के विधायकों के द्वारा जो प्रतिरोध के माध्यम से जो संसद में या विधानसभा में हंगामा देखते हैं कि जब कोई सत्ता पक्ष कोई बिल लाता है, कोई नीति उनके द्वारा घोषित की जाती है, विपक्ष के द्वारा या कुछ सदस्यों के द्वारा उसका प्रतिरोध किया जाता है। कई बार प्रतिरोध हमें हंगामा के रूप में मिलता है, कई बार हमें सुनने को मिलता है कि डॉक्यूमेंट फाड़े गए, बिल फाड़ दिया गया, कई बार कुर्सियां फेंकने की हमें खबरें आती हैं। तो ऐसी वाकयाना या ऐसी घटना केरल में हुई। अब केरल में हुई तो उसमें जो विधानसभा की जो संपत्ति थी उसे नुकसान हुआ। अब वो जो विधानसभा की संपत्ति थी, कुर्सी टूटी, टेबल टूटी, वो क्या है, सरकारी संपत्ति थी, उसका नुकसान हुआ। इसके लिए कोर्ट ने कहा कि भाई ये जो कृत्य है वो विधानसभा की गरिमा के विरुद्ध है और ये आपराधिक श्रेणी में आता है। इस आपराधिक श्रेणी का जब इम्पोज किया गया कि विधानसभा के सदस्यों के द्वारा जो कृत्य किया गया है वो आपराधिक श्रेणी है, तो इसके अगेंस्ट में जो केरल की सरकार है उसने कहा कि नहीं, जो कृत्य हुआ है सबसे पहली बात तो वो कहाँ हुआ है, विधानसभा के अंदर हुआ है, और विधानसभा के सदस्यों को आर्टिकल 194 के तहत कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई,
ऐसा नहीं है। आपने जो किया है कार्य वो आपराधिक श्रेणी है, और आपको जो संरक्षण दिया गया है वो क्या है, सिविल मामलों में दिया गया है। वो आर्टिकल 194 के तहत नहीं आता है, आपराधिक कृत्य है। और आपराधिक कृत्यों के लिए चाहे वो सांसद हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे आपका कोई आम व्यक्ति हो, सबके समान एक ट्रीटमेंट किया जाएगा। ठीक है, सिविल मामलों में आपको छूट प्राप्त है, आपराधिक मामलों में आपको कोई छूट प्राप्त नहीं है। तो इसी मुद्दे को हम देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने विधानसभा में आरोपित विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले वापस लेने की केरल सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है ना। जो केरल सरकार ने कहा कि भाई जो आपराधिक मामला आप दर्ज कर रहे हैं इसको वापस लिया जाए, ऐसी पिटीशन दायर की। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि नहीं, ये जो आप पिटीशन दायर कर रहे हैं सही नहीं है, इसको हम रद्द करते हैं। 2015 में सत्तारूढ़ केरल सरकार ने राज्य विधानसभा में सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने, बजट भाषण को बाधित करने वाले अपने विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामला वापस लेने हेतु सर्वोच्च न्यायालय से अपील की थी कि भाई जो हमारे विधायक थे उन्होंने जो कृत्य किया वो सिविल केस में आना चाहिए, इसलिए जो आपराधिक मामला आपने दर्ज किया इसको वापस ले लिया जाए। ठीक है, चलते हैं आगे। अब याचिकाकर्ता जो है इसकी दलीलें क्या है। सबसे पहली दलील है, मतलब केरल सरकार ये कहती है कि हमें संसद या संसदीय विशेष अधिकार प्राप्त हैं, और ये घटना कहाँ हुई है, विधानसभा के अंदर हुई है, इसलिए हमारा विशेष अधिकार है, हम पर आपराधिक मामला दर्ज नहीं होना चाहिए। और इनने दूसरा मामला दिया है कि आपराधिक अभियोजन हेतु छूट का दावा इन्होंने पेश किया है कि हमें यहाँ पर छूट प्रदान की जाए। आगे तर्क दिया है कि पुलिस के द्वारा जो एफआईआर दर्ज की गई, तो हम सामान्यतः पढ़ते हैं कि अगर एफआईआर दर्ज की जा रही है और उनको अगर गिरफ्तार करना है तो विधानसभा अध्यक्ष, अगर विधायकों की बात करें या राज्यों की विधानसभा की बात करें, और केंद्र की अगर हम बात करते हैं मतलब संसद की बात करें, तो लोकसभा जो अध्यक्ष हैं या राज्यसभा के सभापति हैं मतलब पीठासीन अधिकारी हैं, उनकी अनुमति लेनी पड़ती है। और यहाँ पर एफआईआर दर्ज करने के लिए कोई मंजूरी नहीं ली गई है। ऐसा किसका कहना है, केरल सरकार का। ठीक है, कि भाई आपने मंजूरी नहीं ली फिर एफआईआर दर्ज कैसे कर ली, इसलिए आपको बाहर रहना चाहिए। तो ये जो दलीलें दी गई हैं वो किसके द्वारा, केरल सरकार के द्वारा, मतलब इन्हीं को हम याचिकाकर्ता कह रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए सर्वोच्च न्यायालय ने अपने जजमेंट में क्या कहा, निर्णय में कहा, सबसे पहला कहा कि संसदीय विशेष अधिकार का प्रयोग प्रतिरक्षा हेतु नहीं। इसका मतलब है कि जो विधायक क्या कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, वो सामान्य जो कार्यवाही है उसका भाग नहीं है, वो एक प्रकार की क्या है, तबाही है। मतलब आप सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसको बाधा पहुंचा रहे हैं, बजट का जो भाषण है उसको पूरा नहीं होने दे रहे हैं, तो क्या है, ये एक प्रकार का जो विशेष अधिकार जो आप दावा कर रहे हैं कि सांसदों को विशेष अधिकार मिलते हैं, वो नहीं है, ये आपराधिक कार्य है। और संसदीय विशेष अधिकार में आपको कोई आपराधिक कार्य से छूट प्रदान नहीं की गई है, उन्मुक्ति प्रदान नहीं की गई है, आपको सिविल मामलों से जो उन्मुक्ति प्रदान की गई है। अब देखिए दो प्रकार के मामले हम पढ़ते हैं, एक को कहते हैं सिविल, एक को बोलते हैं हम क्या, आपराधिक मामला। सिविल मामले का मतलब होता है कि जिनमें सामान्यतः आपके जमीन जायदाद संबंधी विवाद आते हैं, घर में संपत्ति संबंधी कोई विवाद है, तलाक का मामला है, कोई सामान्य कार्यवाही है, वो सब सिविल मामलों में आते हैं। और सिविल मामलों में सामान्यतः क्या होता है कि आप पर जुर्माना आरोपित किया जाता है, डायरेक्ट सजा नहीं होती है, सजा भी होती है लेकिन आपको जुर्माना आप नहीं भरते हैं तो उसके बाद आपको सजा होती है। जबकि दूसरे जो मामले होते हैं इन्हें आपराधिक मामले कहते हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है, हाँ दूसरी बात, सिविल मामलों में समझौता हो जाता है, जबकि क्रिमिनल मामलों की हम बात करें तो क्रिमिनल या आपराधिक मामले ऐसे होते हैं जिनमें हत्या है, डकैत है, लूटपाट है, ठीक है, इस टाइप के मामले आते हैं। और इनमें क्या होती है, सजा होती है और जुर्माना लगता है। क्लियर, ऐसा नहीं कि इसमें जुर्माना लगाया और आपको छोड़ दिया। दूसरी बात, इनमें समझौता, मतलब कोर्ट के अंदर इसमें समझौता नहीं होता है। क्लियर, और कुछ मामले इनमें ऐसे होते हैं जिनमें वारंट की आवश्यकता नहीं होती और आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। ठीक है, तो कोर्ट ने क्या कहा
कि भाई आपको आपराधिक कार्यों से मुक्ति नहीं है, सिर्फ सिविल मामलों से है। और आर्टिकल 194 या जो संसदीय विशेष अधिकार हैं वो आपको सिविल मामलों में प्राप्त हैं। दूसरा देखें कि बर्बरता आवश्यक विधायी कार्यवाही नहीं, ठीक है ना। सांसदों के पास ऐसे विशेष अधिकार होते हैं जो सार्वजनिक कार्यों को करने के लिए आवश्यक होते हैं। विधायी कार्य करने हेतु सदन के अंदर तोड़ फोड़ और संपत्ति को नष्ट करना आवश्यक नहीं है। भाई आपको क्यों भेजा है, आप विधायिका में बैठे हैं, विधानसभा में बैठे हैं और उस राज्य के लिए क्या करें, कानून निर्माण करें जिससे उस राज्य का और अंततः देश का सामाजिक आर्थिक विकास सुनिश्चित हो। आपको देश का विकास करना है और आप जाके वहां तोड़फोड़ कर रहे हैं। तोड़फोड़ करने के लिए आपको नहीं भेजा है और तोड़फोड़ कर रहे हैं तो आपके खिलाफ क्या होगा, आपराधिक मुकदमा दायर होगा। क्लियर है, ऐसा कहना है सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये जजमेंट है। सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि आपको तोड़फोड़ करने के लिए नहीं भेजा, आपको सिर्फ कानून बनाने के लिए भेजा है, तो वहां पर कानून बनाइए, तोड़फोड़ ना करिए। हाई कोर्ट ने कहा कि जो आपने विरोध किया है, ठीक है ना, वो अलग बात है, लेकिन आपने तोड़फोड़ की है वो अलग बात है। और आपके द्वारा क्या की है, तोड़फोड़ की गई है, इसे हम विरोध करने के साथ तुलना नहीं कर सकते। विरोध करना अलग बात है, वो आप कर सकते हैं, लेकिन तोड़फोड़ नहीं कर सकते हैं। तोड़फोड़ के जो आप गतिविधि है उसे विरोध करने के अधिकार के साथ नहीं जोड़ सकते हैं। और एक एक्ट है लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984। ये क्या करता है कि ये आपराधिक कृत्यों के लिए दंड का प्रावधान करता है और आप पर भी ये लागू होगा, क्योंकि सामान्य व्यक्ति हो चाहे कोई आपका विधायिका का सदस्य हो, दोनों पर ये कानून लागू होता है। आपको सिविल मामलों में छूट प्राप्त है, क्रिमिनल में या आपराधिक में है नहीं, तो इसके तहत आपको क्या होगी, कार्यवाही की जाएगी। कोर्ट आगे कहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भाई आपको भेजा था कि आप देश की एकता अखंडता को बनाए रखेंगे, उसकी एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए कार्य करेंगे, उसमें आप विश्वास रखेंगे, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, ऐसा उल्टा काम कर रहे हैं। आपने जनता का विश्वास तोड़ा है। आपको जनता ने इसलिए भेजा था कि आप एक, हम सभ्य नागरिक और हमारा प्रतिनिधि भी क्या होगा, सभ्य होगा। हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र का विकास हो, वैसे ही आप क्या करेंगे, राज्य के या देश के विकास के लिए कार्य करेंगे। लेकिन आप तो जाकर वहां पर आपराधिक गतिविधियां कर रहे हैं, तो जनता का जो विश्वास है उसको आपने तोड़ा है। और विधायकों को अपने कर्तव्य निभाने के लिए सार्वजनिक विश्वास के मापदंडों के भीतर रहकर कार्य करना चाहिए। मतलब जैसा जनता ने अपेक्षा की थी उसके तहत आपको कार्य करना चाहिए था, लेकिन आप तो उल्टे ही निकले, ठीक है ना। और साथ में कह रहे हैं आपने संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा की शपथ भी ली थी, उसका भी कहीं ना कहीं आपने उल्लंघन लिया। मतलब आपको संविधान के प्रति निष्ठा है तो आप संविधान के तहत रहकर कार्य करेंगे, ठीक है। आप उल्लंघन नहीं करेंगे किसी भी कानून का जो संविधान की भावना को ठेस तक पहुंचाता हो। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि जो हम चर्चा कर रहे हैं वो विशेष अधिकार क्या है। देखिए, कुछ अधिकार हैं जो सांसदों को, मतलब भारत के संसद के जो सदस्य हैं उनको, वो आर्टिकल 105 के तहत भारतीय संविधान का अनुच्छेद 105 उनको विशेष अधिकार देता है। और ऐसे कुछ अधिकार आर्टिकल 194 विधानसभा के सदस्यों को प्रदान करता है। ये कुछ ऐसी उन्मुक्तियां, कुछ छूटें हैं जो आम व्यक्ति को प्राप्त नहीं होती हैं, वो संसद के सदस्यों को प्राप्त होती हैं। इनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। कुछ ऐसी हैं जो एक सांसद के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में आपको प्राप्त है, इन्हें व्यक्तिगत अधिकार कहेंगे। एक सारे सदस्यों को एक साथ बिठा दिया जाए, मतलब संसद कि जो मेंबर हैं सबको प्राप्त है, तो उनको सामूहिक अधिकार कहते हैं। ऐसे विधानसभा के सामूहिक अधिकार हैं और विधानसभा के व्यक्तिगत अधिकार हैं। ऐसे ही संसद के सामूहिक अधिकार हैं और संसद के व्यक्तिगत अधिकार हैं। इनका वर्णन आर्टिकल 104 और 194 में संसद और विधानसभा में क्रमशः किया गया है। अगर हम लोकसभा नियम पुस्तिका का अध्याय 20 की बात करें, ठीक है ना, तो इसमें लोकसभा के लिए और राज्यसभा की बात करें हम, तो इसका अध्याय 16 का जो नियम है 187 के अनुरूप इन पर नियंत्रण के लिए प्रावधान भी किए गए हैं कि भाई कहाँ कहाँ आप इनका उल्लंघन नहीं करेंगे। तो हम देखते हैं कि व्यक्तिगत अधिकार कौन से होते हैं और सामूहिक कौन से होते हैं। सबसे पहला हम देखते हैं व्यक्ति की जो है, या जो सांसद है, जो विधायक है, उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। मतलब वो संसद के अधीन रहकर या संसद में रहकर किसी प्रकार का वक्तव्य दे सकता है। अपने भाषण के लिए वो किसी न्यायालय में उत्तरदायी नहीं है। ऐसा नहीं उसने कोई शब्द बोला और कल कोर्ट ने बुला लिया कि भाई आपने ऐसा बोला क्यों। बोलेगा कि भाई देखिए आर्टिकल 194 के तहत मुझे आजादी है, मैं ऐसा कोई वक्तव्य दे सकता हूँ, ठीक है। तो सदन के अंदर आप
ऐसी चारदीवारी के अंदर कोई वक्तव्य दे सकते हैं और आपको कोई न्यायालय इसके लिए नहीं बुलाएगा कि आपने जो वक्तव्य दिया है विधानसभा में या संसद में वो ऐसा क्यों दिया। एक बात। दूसरी बात है कि उन्हें गिरफ्तारी से मुक्ति प्रदान की गई है। गिरफ्तारी से मुक्ति का मतलब कि जब सदन की कार्यवाही चल रही है, संसद का सदन प्रारंभ होने वाला है और संसद का सदन चल रहा है, तो दो चीजें हैं। संसद का सदन या विधानसभा का सदन प्रारंभ होने के 40 दिन पहले और सदन की कार्यवाही के दौरान उनको सिविल मामलों में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। क्लियर है? तो ये यहाँ पर छूट दी गई है। तीसरा है गवाहों के रूप में उपस्थिति से छूट। अगर कोई संसद की कार्यवाही चल रही है तो सांसद को, विधानसभा की कार्यवाही चल रही है तो विधानसभा के सदस्य को न्यायालय अपने पास गवाही के लिए नहीं बुलाएगा कि नहीं भाई आप गवाही दो, आप वहां उस मामले में उपस्थित थे। वो चाहे तो मना कर सकते हैं, उनको यहाँ पर स्वतंत्रता प्राप्त है। ये क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा गिरफ्तारी से मुक्ति और तीसरा गवाही से उपस्थिति से छूट। ये व्यक्तिगत अधिकार है। व्यक्तिगत को फिर समझिए, एक सांसद या हम विधायक की बात करें उसको ये अधिकार प्राप्त हैं तो ये व्यक्तिगत हो गए, और अगर विधानसभा को पूरी और पूरी संसद को कोई अधिकार प्राप्त है वो सामूहिक अधिकार है। तो ये हमने चर्चा की, क्या है? व्यक्तिगत अधिकार। दूसरे पर हम चर्चा करेंगे आगे, वो क्या कहलाएंगे? सामूहिक विशेष अधिकार। देखिए सबसे पहला है सामूहिक में वाद विवाद और कार्यवाही प्रकाशित करने का अधिकार या ना करने का अधिकार। मतलब संसद में जो भी कार्यवाही हो रही, विधानसभा में जो भी कार्यवाही हो रही है, जो भी बहस हो रही है, अब उसे प्रकाशित कराना है कि नहीं कराना है, ये विधानसभा का अधिकार है ना। अगर विधानसभा में तो विधानसभा का अधिकार, अगर संसद की बात करें तो संसद का अधिकार है। अब इसके बाद हम बात करें कि उसे अगर प्रकाशित करना है, पहली बात तो करना है कि नहीं करना है, ठीक है? नहीं करना तो बात खत्म। करना है तो किस रूप में, मतलब उसको मॉडिफाई करके प्रकाशित कराना है, ये भी संसद का, विधानसभा का विशेष अधिकार है। दूसरे की बात करें हम, जो अजनबियों को बाहर करने का अधिकार, जो अतिथि लोग हैं, जो अनजान व्यक्ति हैं, जो संसद की कार्यवाही चलती है उस समय संसद की कार्यवाही को देखने आते हैं, जो गेस्ट होते हैं, है ना, उनको क्या कर सकते हैं? संसद चाहे तो संसद से बाहर कर सकती है, ऐसी राज्यों की विधानसभा चाहे तो कार्यवाही से बाहर कर सकती है। इसके अलावा सदस्यों और बाहरी लोगों को दंडित करने का अधिकार। अगर सदन में कोई व्यक्ति ऐसा है जो बाहर से आया है, अगर वो ऐसी कोई गतिविधि करता है जो संसद की मर्यादा के खिलाफ है या संसद की अवमानना करता है, तो उसको अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति संसद को है और राज्यों की विधानसभाओं को है। तो ये क्या है? ये सामूहिक अधिकार है, क्योंकि ये विधानसभा के अधिकार है, संसद के अधिकार है, एक व्यक्ति का नहीं। टॉपिक है कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव, जिसे हम कहते हैं CHRI। बात विदेशी योगदान या अंश योगदान विनियम अधिनियम कहते हैं हम, FCRA ना, फॉरेन कंट्रोल रेगुलेशन जो एक्ट है। ठीक, ये जो एक्ट है इसके तहत क्या है? NGO का जो अनुदान है उसके संबंध में जो नियम है उनका रेगुलेशन किया जाता है। हमने चर्चा की थी कि कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव जो है ना, इसकी जो NGO है ना, इसकी जो रजिस्ट्रेशन था उसको 180 दिन के लिए, मतलब 6 महीने के लिए इसको सस्पेंड कर दिया गया है। अब इसका जो कहना है, ये NGO कहता है कि भाई जो हमारा रजिस्ट्रेशन जो निलंबित किया गया है वो अतार्किक है और ये बिना किसी तथ्यों या गलत तथ्यों पर आधारित है। गलत तथ्य के आधार पर हम पर जो आरोप लगाया जा रहा है कि वो आपको सस्पेंड कर दिया गया, वो गलत है। हमने कोई विदेशी, मतलब विदेश से जो अनुदान है वो गलत तरीके से, अवैधानिक तरीके से नहीं लिया है। जो अधिनियम है, या जिसे हम बोलते हैं विदेशी योगदान विनियम अधिनियम, या इसी को हम बोलते हैं FCRA, ये रेगुलेट करता है NGO संबंधी मामलों को कि भाई कौन अनुदान ले सकता है, अनुदान की राशि क्या होगी, उसके संबंध में सारे जो रेगुलेशन इसके द्वारा किए जाते हैं। ठीक है ना। अब इसका जो उल्लंघन किया गया इस एक्ट के तहत, तो इस एक्ट के तहत जब उल्लंघन किया गया तो इस जो CHRI है इसको सस्पेंड कर दिया गया है। अब यहाँ पर एक शब्द आ रहा है ना, कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ क्या है? अभी वर्तमान में 54 देश हैं इसमें। ये ऐसे देशों का समूह है जो कभी ब्रिटेन के गुलाम रहे हैं। ठीक है,
हालांकि इसमें अब ऐसा है कि ऐसा कोई देश जो ब्रिटेन का गुलाम नहीं रहा वो भी इसका मेंबर हो सकता है, और 1949 में भारत भी इसका मेंबर बना है और भारत इसका मेंबर है। देखिए, इस अधिनियम की हम बात करें कि विदेशी अंशदान या विनियमन अधिनियम FCRA 2010 है, इसमें क्या प्रावधान। सबसे पहली बात तो जो एनजीओ हैं भारत में, जो व्यक्ति हैं, वो उनके वित्त पोषण संबंधी जो मामले हैं उनका अधिनियम या उनका जो नियंत्रण है वो इसी अधिनियम के तहत किया जाता है। अब इसमें दो बातें आप देखिए, एक इंडिविजुअल व्यक्ति हो सकता है, एक जो है वो एनजीओ या कोई सोसाइटी है। तो अगर कोई व्यक्ति विदेशी संस्था या विदेश से कोई अनुदान लेना चाहता है तो वो व्यक्ति कितना 25,000 तक अनुदान ले सकता है। ठीक है, व्यक्ति की बात कर रहे हैं। लेकिन जो एनजीओ है ना, ये एनजीओ बिना अनुमति के एक जो निश्चित आपकी शर्तें हैं उन शर्तों को फॉलो किए बिना अंशदान नहीं ले सकता है। अब जो व्यक्ति है या जो संस्थान है उसको अगर अनुदान लेना है तो उसे MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर या गृह मंत्रालय है उसको सूचित करना पड़ता है, और तभी वो जो विदेशी योगदान है, विदेशी जो अंशदान है या जो अनुदान है उसको एक्सेप्ट कर सकता है। लेकिन इंडिविजुअल व्यक्ति है वो इतनी 25,000 की सीमा तक वो चाहे तो एक्सेप्ट कर सकता है। हालांकि जब आप कोई विदेशी अनुदान ले रहे हैं तो उस अनुदान का प्रयोग देश की एकता अखंडता को बाधित पहुंचाने में नहीं होना चाहिए, भाईचारे को क्षति पहुंचाने में नहीं होना चाहिए, वो उसके विकास के लिए होना चाहिए। तो ये अधिनियम इसको सुनिश्चित करता है कि विदेशी योगदान प्राप्त करने वाले का उद्देश्य क्या है, देश को सही दिशा या देश के विकास में या देश में कोई समस्या है उसको निपटारे के लिए होना चाहिए, मतलब भले के लिए होना चाहिए, वो गलत गतिविधियों में उसका प्रयोग नहीं होना चाहिए। और अधिनियम के तहत प्रावधान है कि जो संगठन है उन्हें 5 साल में, मतलब प्रत्येक 5 साल में अपना जो है पंजीकरण कराना आवश्यक है, नहीं तो उनको क्या कर दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है, उनके रजिस्ट्रेशन को या सस्पेंड कर दिया जाता है। अब अगर कोई एनजीओ है उसे अनुदान लेना है तो अनुदान लेने के लिए कुछ शर्तें उसे फॉलो करनी पड़ती हैं। अगर वो इन शर्तों को फॉलो नहीं करता है तो वो उसके लिए रजिस्टर नहीं किया सकता कि विदेशी अनुदान प्राप्त कर ले। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं कि कंपनी रजिस्टर एक्ट या अन्य सोसाइटी एक्ट। इसका मतलब है कि या तो वो कंपनी जो अधिनियम है उसके तहत रजिस्टर होना चाहिए, या ऐसी कोई एक्ट है जो सोसाइटियों को आपको रजिस्टर करता है, या कोई अन्य सोसाइटी एक्ट है जिसके तहत एनजीओ को रजिस्टर किया जाता है, उनके तहत उसको रजिस्टर होना चाहिए, तभी वो अनुदान के लिए एलिजिबल है। दूसरा हम देखते हैं कि जो एनजीओ है उसने कम से कम 3 वर्ष तक कार्य किया हो, और वो कहाँ किया हो कि भाई उसने जो प्रोजेक्ट लिया है ना, प्रोजेक्ट क्या था, ठीक है ना, उसने कैसे काम किया, उस काम से उसे क्या आउटपुट प्राप्त हुए, मतलब अगर उसने किसी दिशा में कार्य किया है तो उससे उसे क्या आउटपुट प्राप्त हुए। तीसरा है कि 10 लाख खर्च किया हो, ठीक, उस एनजीओ के द्वारा कम से कम 10 लाख रुपए खर्च किया हो, लेकिन प्रशासनिक खर्च को छोड़कर। प्रशासनिक खर्च का मतलब उसने अपना स्टाफ रखा है ना, उनको सैलरी देना है, या उनकी जो कार्यालय के खर्च हैं तो उनको छोड़कर उनमें 10 लाख शामिल नहीं होंगे। 10 लाख जैसे अगर उनने एजुकेशन के लिए किया तो एजुकेशन पे खर्च होना चाहिए, उनने अगर गरीबी को दूर करने के लिए किया है, उनने पर्यावरण के लिए तो पर्यावरण क्षेत्र पे। ऐसा नहीं कि आपने इतना बड़ा स्टाफ रख लिया कि 10 लाख उस पर खर्च कर दिए, तो स्टाफ पर वो खर्च शामिल नहीं होना चाहिए। उसके अलावा आपने कम से कम 10 लाख खर्च किए हों। इसके बाद पेरेंट सोसाइटी में रजिस्टर नहीं होना चाहिए। मतलब पेरेंट का मतलब है कि अगर पहले से कोई एनजीओ है और एनजीओ की कोई शाखा है, मान लो कोई एक एनजीओ है, अब उस एनजीओ ने अपनी शाखा खोल ली B, C, है ना, D, तो ये क्या है, ये अलग से एनजीओ नहीं है, ये तो क्या है, एक ही शाखा है। तो ये जो एनजीओ है वो क्या कहलाएगा, इनका पेरेंट एनजीओ, है ना। तो ऐसा पेरेंट एनजीओ नहीं होना चाहिए। बोर्ड में कोई विदेशी व्यक्ति नहीं होना चाहिए। अगर इन शर्तों को पूरा करता है कोई एनजीओ तो वो इस एक्ट के FCRA जो एक्ट है उसके तहत रजिस्टर होकर अनुदान के लिए, विदेशी अनुदान के लिए एलिजिबल हो जाता है, वह विदेशी अनुदान को प्राप्त कर सकता है। अब जो विदेशी अनुदान विनियमन संशोधन अधिनियम है, मतलब 2010 का था, इसमें 2020 में कुछ चेंजेस किए गए हैं। सबसे पहले चेंजेस देखते हैं हम, विदेशी अनुदान स्वीकार करने पर रोक। अगर किसी संस्थान में
इसमें अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि वो लोक सेवक है तो वो विदेशी अनुदान प्राप्त नहीं कर सकता। अब वो किसी राज्य सरकार के अधीन हो, वो केंद्र सरकार के अधीन हो, या केंद्र सरकार या राज्य सरकार से तहत जो फंड प्राप्त होता है वो उसको भुगतान में किया जाता हो, तो ऐसे व्यक्ति को क्या है, विदेशी अंशदान प्राप्त नहीं हो सकता है, वो प्राप्त नहीं किया जा सकता है। दूसरा, विदेशी अंशदान का अंतरण या ट्रांसफर। इसका मतलब है कि अगर कोई ये एनजीओ है, ठीक है ना, ये एनजीओ को 1000 रुपए या 1000 करोड़ रुपए मिलते हैं, लेकिन उसका काम मान लीजिए 1000 करोड़ की तुलना में 900 करोड़ में हो जाता है, तो वो क्या करेगा, ये 100 करोड़ किसी बी एनजीओ को दे देता है कि भाई मेरा तो काम हो गया, अब इन 100 करोड़ का उपयोग आप करें, तो नहीं, ठीक है ना। अब ये ट्रांसफर नहीं हो सकता है, जिस एनजीओ को मिले थे वो उसी दिशा में कार्य करेगा। हालांकि इसका एक मतलब भी है कि आपने जिस काम के लिए जो पैसा मांगा, ठीक है ना, अगर वो उस पर खर्च नहीं हुआ तो उस पर 2 लक्ष्य आपको देखने को मिलते हैं कि एक तो पहली बात, आपने कार्य पूर्ण तरीके से नहीं किया है, क्योंकि अगर पूर्ण तरीके से किया होगा तो आपका पैसा खर्च होना चाहिए था। दूसरा, जब आपका पैसे ही खर्च नहीं हुआ तो ये लक्ष्य अप्राप्ति का सूचक है, आपको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई है, ठीक है। चले, नेक्स्ट है पंजीकरण के लिए जो आधार है वो अब कंपलसरी कर दिया गया है कि अधिनियम के तहत पहचान दस्तावेज के रूप में विदेशी योगदान प्राप्त करने वाले व्यक्ति के सभी पदाधिकारियों, है ना, सभी जो कर्मचारी वो डायरेक्टर हैं, है ना, और उन जो भी कर्मचारी उनको सबको ले अब आधार कंपलसरी, पहले ऐसा प्रावधान नहीं था। तो ये बेसिक चेंज हमें इस संशोधन के माध्यम से, सबसे पहला, विदेशी जो अंशदान है उसमें सिविल सेवक है तो नहीं ले सकते हैं। दूसरा, जो अंशदान है उसका ट्रांसफर नहीं कर सकता। और तीसरा, सारा स्टाफ, सारे कर्मचारी, सारे निदेशक के लिए आधार अनिवार्य है। इसके अलावा और देखते हैं क्या क्या चेंजेस हैं। एक FCRA है ना, फॉरेन कंट्रोल जो आपका रेगुलेशन एक्ट है, इसमें प्रावधान किया गया कि विदेशी अगर योगदान आपको प्राप्त करना है तो केवल भारतीय स्टेट बैंक नई दिल्ली शाखा में उनका खाता होना चाहिए, उसी खाते में आप अंशदान प्राप्त कर सकते हैं, जो सहायता राशि वो प्राप्त कर सकते हैं। कोरोना काल में क्या हुआ कि बड़ी समस्या के रूप में उभरी और एनजीओ ने, सारे एनजीओ ने एक डिमांड की, बहुत सारे एनजीओ ने एक मांग की कि भाई अगर कोरोना काल में हम किसी विदेशी व्यक्ति या विदेशी संस्था से कोई मदद लेना चाह रहे हैं तो हमारे पास ये खाता कंपलसरी होना, आप कह रहे हैं कि जो वो भी नई दिल्ली वाली शाखा में होना चाहिए। अगर कोई चेन्नई का व्यक्ति है, कोई आपका तमिलनाडु, कर्नाटक, मतलब साउथ का कोई व्यक्ति है, कोई एनजीओ है, तो उसके लिए एक बड़ी समस्या के रूप में उभरा कि हम कैसे कोरोना में लोगों की मदद कर सकते हैं। आप कम से कम कोरोना काल में तो इस जो प्रावधान है, ये वाला प्रावधान है कि भारतीय स्टेट बैंक नई दिल्ली में ही खाता होना चाहिए और उसी खाते के माध्यम से आप फंडिंग प्राप्त कर सकते हैं, इसको शिथिल कर दीजिए। बड़ा चर्चा में मुद्दा रहा था। हालांकि इसमें प्रावधान है कि नहीं, भारतीय स्टेट बैंक नई दिल्ली के बैंक अकाउंट में ही खाता होना चाहिए, तभी आप विदेशी अंशदान या जो सहायता राशि को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए जो विदेशी अंशदान है उसकी जो खर्च सीमा है उसको भी घटा दी। पहले ये जो सीमा थी ना वो 50% थी, उसे घटाकर आप कितना कर दिया है, 20%। पहले जो भी अंशदान मिला है, जैसे मान लो आपको 200 रुपए मिले तो 200 रुपए में से 100 रुपए आप प्रशासनिक खर्च पर, है ना, जैसे मान लो आपको शिक्षा के लिए काम करना है, अब उसके लिए आप कार्यालय खोलते हैं, आपके लिए स्टाफ रखते हैं, तो उस स्टाफ पर आप 100 रुपए खर्च कर सकते थे पहले, लेकिन अब उस स्टाफ पर आप 20% लगभग 40 रुपए से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो परसेंटेज की सीमा कितनी कर दी, 20। तीसरा, प्रमाण पत्र का समर्पण, मतलब अधिनियम केंद्र सरकार को किसी व्यक्ति को अपना पंजीकरण प्रमाण पत्र या सरेंडर करने के लिए अनुमति देता है। इसका मतलब कोई एनजीओ है, अब एनजीओ अगर उसकी सहमति है तो वो अपना सर्टिफिकेट डायरेक्ट किसके पास, गवर्नमेंट के पास समर्पित कर सकता है, सरेंडर कर सकता है और एनजीओ को खत्म भी कर सकता है। FTF इसे फिर से करते हैं, FATF के मानकों को पूरा करना, ठीक है ना। ये संस्थान है, इसके दिशा निर्देश हैं कि भाई जो एनजीओ है, कोई भी एनजीओ है, वो वैश्विक स्तर पर जो वित्तीय लेन देन है ना, उसका जो निगरानी करने का जो कार्यबल है, उसके मानकों के अनुसार अच्छी प्रथाओं का पालन करना चाहिए एनजीओ को। क्या
कि भाई आपको जो पैसा मिल रहा है वो पैसा कहीं ऐसे व्यक्ति से तो नहीं मिल रहा जो देश की एकता अखंडता को बाधित करता हो या उसमें उसका उपयोग करता हो, या एनजीओ के द्वारा कहीं भी ऐसा पैसा कहीं यूज में ना लिया जाए, ऐसा खर्च ना किया जाए जो देश की एकता अखंडता को बाधित करता हो, सद्भाव को नुकसान पहुंचाता हो। ठीक है, इसने आगे भी कहा है कि गैर सरकारी संगठन में किसी दाता या प्राप्तकर्ता की संदिग्ध गतिविधियों के बारे में मंत्रालय को सूचित करना और भर्ती के समय अपने कर्मचारियों की उचित जांच करने के लिए कहा। मतलब अगर किसी कर्मचारी को, किसी व्यक्ति को आप एनजीओ में भर्ती कर रहे हैं तो उसकी जांच प्रॉपर तरीके से करें, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो गृह मंत्रालय को सूचित करें। ऐसा नहीं कि भाई आ गया, वो जो होगा फिर देख लेंगे, है ना। कोई भी व्यक्ति है संदिग्ध आपको लगता है, तुरंत उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मंत्रालय को देना है। नेक्स्ट है, जारी किए गए विनियमों के तहत भारतीय मूल के विदेशी नागरिक, है ना, OCI या भारतीय मूल के व्यक्ति मतलब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन PIO को सहित किसी विदेशी स्रोत द्वारा भारतीय रुपए, है ना, में दिए गए दान को विदेशी योगदान के रूप में माना जाएगा। देखिए दो शब्द दिए गए हैं, चाहे व्यक्ति OCI हो चाहे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मतलब PIO हो, ये क्या है, इनके द्वारा भी अगर कोई आपको अंशदान दिया जाता है तो विदेशी अंशदान माना जाएगा। अब यहाँ पर शब्द आया OCI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब ऐसे व्यक्ति हैं जो जिनका संबंध भारत से पहले रहा है, भारतीय मूल के व्यक्ति, है ना। जैसे भारतीय मूल के व्यक्ति हैं और भारतीय मूल का व्यक्ति कोई चला जाता है विदेश में, उसका बच्चा जन्म लेता है, वो किसी दूसरे देश का नागरिक है, तो हम ऐसे कुछ देशों को समुद्री पारी नागरिकता देते हैं। ऐसे व्यक्तियों के द्वारा भी अगर भारत में भी रहते हैं, इसके बाद भी अंशदान दिया गया, उसे विदेशी व्यक्ति माना जाएगा। एक शब्द लिखा पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो भारतीय मूल का व्यक्ति, इसका मतलब इसके माता पिता पितामही में से कोई व्यक्ति भारत का नागरिक रहा है, लेकिन वो व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है और उसके द्वारा कोई अंशदान दिया जाता है, वो भी क्या है, विदेशी स्रोत में ही शामिल होगा, विदेशी अंशदान के स्रोत में ही उसको शामिल किया जाएगा, भारतीय स्रोत में उसको शामिल नहीं किया जाएगा। अब कुछ FCRA जो है इसके संबंध कुछ मुद्दे हैं या चुनौतियां हैं। सबसे पहली बात तो इसमें दायरा परिभाषित नहीं है। दायरा में हम देखें कि राष्ट्र हित के लिए हानिकारक या किसी गतिविधि के लिए राज्य के आर्थिक हितों के लिए विदेशी योगदान की प्राप्ति को प्रतिबंधित करता है। मतलब ऐसा कोई अंशदान नहीं लिया जाएगा जो राज्य के हित हैं उनके लिए नुकसानदायक हो, है ना, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। लेकिन अब ये शब्द दिया है सार्वजनिक हित, ठीक, क्लियर, या ये शब्द दिया है राज्य के आर्थिक हित, ठीक है ना, या कोई हानिकारक गतिविधि, तो इनकी कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है। अब स्पष्ट परिभाषा ना होने के कारण इसको जब अंशदान लिया जाता है किसी एनजीओ के द्वारा तो बड़ी कठिनाई होती है कि भाई ये इसका मतलब क्या होगा, ठीक है ना। तो इनका स्पष्ट जब परिभाषा नहीं होती है ना तो एक समस्या के रूप में। तीसरा सार्वजनिक हित है कि इसके लिए कोई स्पष्ट मार्गदर्शन नहीं किया गया कि सार्वजनिक हित क्या होगा, इसके संबंध में कोई दिशा निर्देश नहीं दिए गए हैं। फिर एक समस्या है कि मौलिक अधिकारों को सीमित करना, कि भाई एनजीओ एक प्रकार के क्या है, आपका एनजीओ गठन कर रहे हैं, व्यक्तियों का सभा हम कहते हैं ना, सभा कर सकता है, सम्मेलन कर सकता है, ठीक है ना, किसी समिति का गठन कर सकता है, तो वो आर्टिकल 19 के तहत क्या है, मौलिक अधिकार है, वो एनजीओ गठित करते हैं। अब आप इतनी पाबंदियां, इतनी रोक लगाते हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारा अनुच्छेद है 19 है उसके तहत जो मौलिक अधिकार है वो भी कहीं ना कहीं बाधित हो रहा है। तो स्वतंत्रता जो हमारी है बोलने की और संघ बनाने की, वो इसमें बाधित होती दिखाई देती है, एक मुद्दा के रूप में हमें दिखाई देता है। अब आगे हम क्या कर सकते हैं जिससे इन समस्याओं से निजात मिले। सबसे पहली बात तो है कि भाई जो विदेशी अंशदान है ना, तो उतने उन पर कड़े प्रतिबंध लगाने की जरूरत नहीं है। बस एक जमीनी स्तर पर जो काम कर रहे हैं एनजीओ, हालांकि सरकार का काम है शिक्षा के लिए काम करना, स्वास्थ्य के लिए काम करना, गरीबी को दूर काम करना, गरीबी को दूर करने के लिए काम करना, वो काम कौन कर रहा है, एनजीओ कर रहा है। तो एनजीओ पर इतने प्रतिबंध ना लगा दिए जाएं कि वो सही तरीके से काम ना कर पाए। बस हमारा बेसिक उद्देश्य है कि भाई विदेशी ऐसा कोई अंशदान ना मिले जिससे देश के लिए कोई किसी प्रकार का नुकसान हो, चाहे वो एकता की बात हो, चाहे वो अखंडता की बात हो, चाहे संप्रभुता की बात हो, चाहे भाईचारे की बात हो, चाहे सद्भाव की बात हो, ये इनमें नुकसान नहीं होना चाहिए। बाकी अगर कोई विकासात्मक कार्य कर रहे हैं तो इनको थोड़ा मतलब फ्री हैंड देना चाहिए। तो आगे है, वैश्विक समुदाय के लिए कामकाज करने के लिए आवश्यक राष्ट्रीय सीमाओं के पार संसाधनों के बंटवारे में बाधा नहीं डालनी चाहिए।
जैसे हमारे पास कोई संसाधन नहीं है, कोई विदेशी देश के पास संसाधन है, तो वो अगर हमें हमारे देश के विकास के लिए खर्च करना चाह रहे तो उस पर कोई ऐसी सीमा रेखा हमें नहीं खींचनी चाहिए जिससे इनमें बाधा हो। हालांकि इनका रेगुलेशन किया जाना चाहिए जिससे देश की एकता, अखंडता, सद्भाव, भाईचारा में कोई भी विपरीत प्रभाव हमें देखने को ना मिले। ये इस विशेष बात को हम ध्यान में रखें और एनजीओ को फिर इसके आधार पर हम छूट भी प्रदान करें। अब नया टॉपिक देखते हैं हम, मत की गोपनीयता। एक व्यक्ति के द्वारा जो किसी व्यक्ति को मत दिया जाता है, अब उस मत को वो गोपनीय रख सकता है कि नहीं। अगर वो रख सकता है तो उसे कहते हैं कि उसे गोपनीयता का अधिकार है, अगर वो नहीं रख सकता है तो फिर गोपनीयता का अधिकार नहीं है। अब भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि किसी भी चुनाव में, चाहे वह संसदीय हो, राज्य विधानमंडल का हो, मतदान का गोपनीयता बनाए रखना अनिवार्य है, ठीक है ना। और पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज के मामले में 2013 का ही मामला था, इस फैसले को दोहराया। आप जानते हैं 2013 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भाई मत की गोपनीयता का उसे अधिकार है और इसी के तहत उसे ना चुनने का अधिकार है, ठीक है ना। और इसी के लिए 2014 में पहली बार नोटा का प्रयोग का निर्देश दिया। नोटा मतलब नन ऑफ दीज अबव। आप जानते हैं ना कि उम्मीदवारों की लिस्ट होती है और उन उम्मीदवारों की लिस्ट में से अगर हम किसी को नहीं चाहते, ठीक है ना, अगर हम उनको किसी को वोट नहीं देना चाहते तो बटन दबाएंगे नोटा की, मतलब नन ऑफ दीज अबव, इतने मेंबरों में से हम किसी को नहीं चाहते, उसे ना चुनने का भी अधिकार है, ठीक है। चल ये 2000 थोड़ा देखिए 14 में याद रखिए। अच्छा एक बात यहाँ पर ऐसा कभी क्वेश्चन बने, ध्यान रखिए कि अगर नोटा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, ऑप्शन ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना, राज्यों की विधानसभा, और स्टेट देखिए अगर ऐसा कभी क्वेश्चन पूछें, ध्यान रखिए, नोटा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ऑप्शन ए लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभा और राज्यों की विधान परिषद, राष्ट्रपति के चुनाव में और उपराष्ट्रपति के चुनाव में, ठीक है। अब यहाँ अगर कूट पूछे कहां कहां पर इनका प्रयोग किया जाता है, तो देखिए लोकसभा एक और राज्यों की विधानसभा दो जगह, अगर इसका आंसर होगा ए एंड सी, सिर्फ दो जगह, है ना, एक लोकसभा और एक राज्यों की विधानसभा, सिर्फ दो जगह ही नोटा का प्रयोग किया जाता है, बाकी जगह इनका प्रयोग नहीं किया जाता। ध्यान रखिए राज्यसभा में प्रयोग नहीं होता है, ना ही राज्यों की विधानसभा में होता है, तो सिर्फ दो जगह नोटा का प्रयोग होता है, इसलिए ये मैंने थोड़ा आपको बताया, विशेष करके ध्यान रखिए इस बात को। अब जो कोर्ट के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निर्णय दिया गया है, इसकी विशेषताओं के रूप में देखें हम, सबसे पहले तो क्या है कि जो मत की गोपनीयता है
वो किसका भाग है? वो मौलिक अधिकारों का भाग है। ठीक है ना, जैसे आप एक्सप्रेस कर सकते हैं तो वैसे ही आपको अधिकार है कि आप एक्सप्रेस ना करें। तो जो वोट दे रहे हैं वो भी एक प्रकार का एक्सप्रेस करना है कि हम फलानी व्यक्ति को, फलानी पार्टी को चाहते हैं या फलानी पार्टी को नहीं चाहते हैं। तो ये क्या है? मौलिक अधिकार है। और भाई इसे आप गोपनीय रख सकते हैं, है ना, क्योंकि गोपनीयता से क्या होगा, तभी तो लोकतंत्र मजबूत रहेगा। नहीं तो आपने अगर जाहिर किया, आपने कहा कि मैंने फलानी पार्टी को वोट दिया है, कल हुआ कि वो जो इस पार्टी को वोट दिया वो नहीं जीती, दूसरी पार्टी जीत गई, अब वो आपके साथ हो सकता है कि अलग व्यवहार करे। तो आपकी जो वोट की गोपनीयता है, मत की गोपनीयता है, वो लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करती है। शासक को नहीं पता होता किसने मुझे वोट दी है, इसलिए वो सबके साथ समान व्यवहार करे। आधारभूत ढांचे का हिस्सा, है ना, लोकतंत्र और स्वतंत्र चुनाव संविधान के आधारभूत ढांचे का हिस्सा है। केशवानंद भारती का जो केस था, है ना, आप जानते हैं संविधान की सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण डेट हैं उनमें 24 अप्रैल 1973 शामिल है। 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती बनाम जो केरल राज्य का मामला था, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसे हम कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनमें हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर उनमें चेंज किया तो देश के समाज के हित में नहीं होगा। ठीक है, अब वो बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा, तो उसमें कुछ एक लिस्ट है, उनमें भी ये शामिल है लोकतंत्र और स्वतंत्र चुनाव। ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, इन्हें संसद बदल नहीं सकती है। ठीक है, तो आधारभूत ढांचे का हिस्सा इसको करार दिया है कोर्ट ने। मत की गोपनीयता को कितना महत्वपूर्ण इसको करार दिया कोर्ट ने। आप समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण मामला है कि बेसिक स्ट्रक्चर में इसको शामिल किया है। इसके अलावा नेक्स्ट जो बूथ कैप्चरिंग होती है, बूथ कैप्चरिंग मतलब किसी मतदान केंद्र पर किसी व्यक्ति के द्वारा या किन्हीं व्यक्तियों के समूह के द्वारा कब्जा कर लिया और मन चाहे वोट डलवाना। तो इससे क्या है कि जो आपकी मत की गोपनीयता है वो भी भंग होती है और आपका जो चुनने का अधिकार है वो भी कभी कहीं ना कहीं बाधित हो रहा है, क्योंकि आप हो सकता है उस व्यक्ति को वोट नहीं देना चाह रहे जिसको वो डलवाना चाह रहे हैं। तो बूथ कैप्चरिंग भी क्या है, लोकतंत्र के शासन को प्रभावित करता है। जो लोकतंत्र का शासन है वो लोकतंत्र का यहाँ पर नहीं रह जाता है। और दूसरा, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का जो अधिकार है वो उसको भी कमजोर करता है और उसको कमजोर करने की अनुमति नहीं प्रदान की जा सकती। नेक्स्ट है गैर कानूनी सभा पर, मतलब ऐसे कोई लोगों की सभा है या समूह है जो क्या करता है कि एक सामान्य उद्देश्य से स्थापित हुआ है, लेकिन गैर कानूनी सभा प्रत्येक सदस्य दंगा करने के अपराध की दोषी होता है। इसका मतलब है कुछ लोगों का समूह बना, उस समूह के द्वारा कुछ लोगों ने गैर कानूनी गतिविधि की, लेकिन वो जो मामला है ना वो पूरी सभा पर लागू होगा कि भाई सभी लोगों के द्वारा अपराध किया गया है। ठीक है, वो गैर कानूनी सभा सभी मानी जाएगी, एक व्यक्ति के द्वारा नहीं। हालांकि वो मान लीजिए किसी खास उद्देश्य के लिए स्थापित हुई थी, लेकिन उसने गैर कानूनी गतिविधि की है तो वो गैर कानूनी सभा में आएगी और उसे अपराध का दोषी माना जाएगा। नेक्स्ट है कि भले ही विधानसभा किसी सदस्य द्वारा किया गया मामूली सा व्यवहार हो, परंतु यदि इसे एक बार गैर कानूनी कार्य के रूप में स्थापित कर दिया गया तो दंगों की परिभाषा में शामिल कर लिया जाता है। अगर किसी वो सभा के द्वारा कोई काम ऐसा किया गया जो गैर कानूनी है तो उसे दंगे की उसमें परिभाषा में शामिल कर लिया जाएगा। दूसरा, यह आवश्यक नहीं कि गैर कानूनी बल हिंसा सभी के द्वारा की गई हो, लेकिन दायित्व सभी मेंबरों पर माना जाएगा। उसमें से कुछ लोगों ने ऐसी गतिविधि की जो दंगे को भड़काती है या गैर कानूनी गतिविधि है, तब भी सारे व्यक्ति उस गैर कानूनी अपराध के तहत आएंगे, ऐसा नहीं कि बाकी लोग बच जाएंगे। ठीक है ना। और भारतीय कानून के अनुसार जो आईपीसी है उसकी धारा 141 गैर कानूनी सभा की परिभाषा देती है। हालांकि इतना जानने की जरूरत नहीं हमें कि उसकी परिभाषा क्या होगी, वो कानूनी टर्म में दी गई है। 2013 का जो मामला था, ठीक है ना, इसका नाम था पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज केस। ठीक है, हालांकि अगर इसका नाम भी भूल जाए तो सर्वोच्च न्यायालय ने 2013 के निर्णय में क्या कहा। ठीक है ना, इसकी दो बातें मुख्य हैं जो हमें जानना चाहिए। सबसे पहला कि वोट का जो अधिकार में वोट ना देने का अधिकार अर्थात अस्वीकार करने का अधिकार शामिल है, और हमें मालूम है इसी 2013 के निर्णय के तहत 2014 में नोटा का प्रयोग किया गया व्यापक रूप से, जिसका मतलब होता नन ऑफ दी अबव। और इसमें हम जो उम्मीदवार हैं उनको छोड़कर, है ना, कि नोटा पर बटन दबा सकते हैं, मतलब इनमें से हमें कोई भी एक्सेप्ट नहीं है या हम इनको में से किसी को पसंद नहीं करते हैं। दूसरा, गोपनीयता का अधिकार स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का अभिन्न अंग है। ये दो बातें आपको
ध्यान रखनी है 2013 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार। अस्वीकार करने का अधिकार का तात्पर्य है कि मतदान करते समय एक मतदाता को चुनाव के दौरान किसी उम्मीदवार को चुनने और ना चुनने का पूर्ण अधिकार है। इस तरह के अधिकार का तात्पर्य तटस्थ रहने का विकल्प से है। यह वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है या उससे उत्पन्न होता है। जो अनुच्छेद 19 का 1 का ये जो पार्ट है, तो आपको थॉट एंड एक्सप्रेशन किया जाता है, ये भी तो एक्सप्रेस ही है भाई, कोई पसंद नहीं हमें इनमें से, ठीक है। मतदान के समय उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, है ना, या नोटा का जो बटन है वो विकल्प का शामिल करने की चुनाव प्रक्रिया में जनता की भागीदारी बढ़ सकती है। ऐसा कोर्ट ने कहा था कि भाई इससे जनता एक सक्रिय होगी। ऐसा कोई ऐसा वर्ग है, कुछ खास लोग हैं, वो हो सकता है किसी, जैसे 2 उम्मीदवार खड़े हैं, 4 खड़े हैं, चारों को पसंद नहीं करते हैं, तो इस जनता की सक्रिय, कुछ लोग इसलिए वोट नहीं देते कि भाई 3 या 4 पार्टियां हैं, 2 पार्टियां हैं, हमें दोनों पसंद नहीं है, तो आप जाइए नोटा दबाइए, तो उससे जनता की सक्रियता बढ़ सकती है, ऐसा कोर्ट ने कहा था। अब अगर हम बात करें कि गोपनीयता का जो अधिकार है, तो अनुच्छेद 21 के अनुसार प्रतिशोध, दबाव या जबरदस्ती या किसी डर के बिना मतदान करना मतदाता का अधिकार है। ये उसका केंद्रीय अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। मतदान करने वाले मतदाताओं और मतदान न करने वाले मतदाताओं के बीच अंतर करना क्या है, अनुच्छेद 14 और 19 के ए का उल्लंघन है, ठीक, 21 का उल्लंघन है, क्योंकि ये आपको कहते हैं कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो व्यक्ति वोट दे रहा, नहीं दे रहा, वो एक्सप्रेस कर रहा अपना मत, नहीं कर रहा, तो आपको भेदभाव नहीं करना चाहिए। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का जो अनुच्छेद 21(3) है और इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट का अनुच्छेद 25(b) है, ये गोपनीयता के अधिकार से संबंधित है। ये भी कहते हैं गोपनीयता का अधिकार होना चाहिए, हालांकि इनको याद रखने की जरूरत नहीं है। इतना ध्यान रखिए कि हमारा अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 ये प्रावधान करता है कि भाई जो मत दे रहा है और जो मत नहीं दे रहा है, इनमें कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। इससे पहले अगर हम देखें तो सर्वोच्च न्यायालय ने इससे पहले भी ये स्वीकार किया था कि मतपत्रों की गोपनीयता का सिद्धांत संवैधानिक लोकतंत्र का महत्वपूर्ण सिद्धांत है, ठीक है ना, मतलब जो मत है वो गोपनीय होना चाहिए। और इसे जनप्रतिनिधि अधिनियम, पब्लिक रिप्रेजेंटेशन जो एक्ट है 1951 की धारा 94 के तहत इसमें प्रावधान किया गया है, या इस बात को यहाँ पर स्वीकार किया है, जनप्रतिनिधि अधिनियम में ये प्रावधान किया गया है कि मत की गोपनीयता रहेगी और इसके तहत एक प्रकार का वैधानिक अधिकार भी है। इस धारा में क्या है, मतदाताओं के वोट की पसंद के बारे में गोपनीयता बनाए रखने के विशेष अधिकार को प्रावधान या बरकरार रखा है कि भाई आपका जो मतदान का अधिकार है, मत का अधिकार है, वो क्या है, एक वैधानिक अधिकार होगा इसके तहत। तो और आर्टिकल हमारा जो 19 है उसके तहत क्या, वो संवैधानिक अधिकार है और उसके तहत एक मौलिक अधिकार भी है। अब देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है असम मिजोरम सीमा विवाद। असम और मिजोरम के मध्य जो आपने सुनी हिंसा की जो झड़प हुई है, इसमें 6 आपके पुलिसकर्मी शहीद हुए, ये मामला बड़ा चर्चा में रहा था। इस पर हम चर्चा करते हैं, उसके साथ साथ देखेंगे कि ये विवाद क्यों है और इसकी पृष्ठभूमि क्या है और इसे कैसे सुलझाया जा सकता है, उसकी आगे की राय पर भी हम चर्चा करेंगे। देखिए, तो असम और मिजोरम के बीच का जो सीमा विवाद है वो एक बहुत पुराना विवाद है, आज का पहली झड़प नहीं है, बहुत पहले से होती आ रहे हैं। वर्तमान में असम और मिजोरम के बीच 165 किलोमीटर लंबी जो सीमा रेखा है वो विद्यमान है। ये औपनिवेशिक काल मतलब ब्रिटिश काल से है और इससे पहले क्या है, मिजोरम को लोसाई हिल्स के रूप में जाना जाता था, मतलब मिजोरम जो था वो लोसाई हिल्स का ही पार्ट था और पहले से सारे जो स्टेट थे ना, ये सब क्या है, असम का ही भाग थे। जो हम सातों की बात करें ना, तो असम से ही ये कट के बने हैं। यहाँ की हम अगर बात करें वर्तमान में, तो वर्तमान में ये जो एरिया आप देख रहे हैं ना, ठीक है ना, ये जो है क्या, असम, ये यहाँ से और इससे सॉरी, ये आपका मिजोरम और ऊपर वाला जो आपको दिख रहा है ये असम वाला पोर्शन जो आपको यहाँ आके इससे टकराता है, ये वाला, ठीक है। अब कुछ जिले हैं जो दोनों में सीमावर्ती हैं, जैसे यहाँ की हम बात करें, ये करीमगंज हो गया, ये हलीका गंडी हो गया, कांडी, और ये आपका कछार बोलते हैं इसको, ये जो कछार वाला जिला है ये वाला हो गया, ये हालाकांडी वाला ये वाला जिला हो गया, और ये करीमगंज वाला है ये वाला जिला। ये 3 जो जिले हैं जो मिजोरम को टच करते हैं।
ऐसे अगर हम मिजोरम की बात करें कि मिजोरम के वो 3 जिले हैं जो असम को टच करते हैं, तो आइजोल, कोलासाइब और मेमिट, ये 3 जिले हैं जो आपस में इनको टच करते हैं। ये सीमावर्ती स्टेट है। और ये वाला जो एरिया बीच में जो गोल गोल दिख रहा है ना, ये है आपका बेरन गेट, या जो दोनों के बीच में एरिया है। अब इसमें क्या इशू हो रहा है, ये तो जिले आपको टच करते हैं कि पहले जो असम वाला जो एरिया था पूरा, मतलब जिसमें मिजोरम भी शामिल था, और मिजोरम को जो लुसाई हिल्स के नाम से जाना जाता था। अब इसमें दो हम देखते हैं कि 1875 और एक डेट हम देखते हैं 1933। तो 1875 में क्या हुआ कि इसका डिवीजन जब किया गया, या मिजोरम और मिजो हिल्स के जो नेता थे उनको शामिल करके, असम के दोनों को शामिल करके इसका डिवीजन किया गया, और एक यहाँ से सीमा रेखा तय कर दी गई। अब लेकिन बाद में क्या हुआ, कुछ समय बाद 1933 में इसमें फिर थोड़ा चेंजेस किए गए, और फिर एक सीमा जो आज निर्धारित है ये कर दी गई। अब ये वाला जो एरिया था, ठीक है ना, जो लुसाई हिल्स का गढ़ हुआ करता था, ये कहाँ चला गया, असम वाले एरिया में। अब जो मिजोरम वाले जो लोग हैं, है ना, जो खास करके मिजो जनजाति है, वो कहते हैं 1933 में जो दूसरा समझौता हुआ है उसको हम नहीं मानेंगे, हम पहला वाला समझौता मानेंगे, क्योंकि इसमें मिजोरम के जो नेता थे उनको और आपका जो असम वाले हैं इनको बिठाकर फिर निर्णय लिया गया था। लेकिन दूसरा वाला जो निर्णय लिया गया था ना, उसमें मिजो के नेताओं को शामिल नहीं किया गया था, इसलिए ये थोड़ा विवाद में है। और इस हाल में क्या हुआ कि अब इसके बीच में एक समाधान निकाला गया था अंग्रेजों के द्वारा कि भाई कोई अगर असम से मिजोरम आएगा, ठीक, तो उसे क्या है, इनर लाइन परमिट लेना पड़ेगा, ठीक है ना, ऐसे डायरेक्ट नहीं आ सकता है। तो अभी हाल में इधर से क्या है, एक जो दंपति थे, मतलब फैमिली थी, वो आ रही थी, तो यहाँ से उन पर पत्थर फेंके गए। अब पत्थर फेंकने के उसके एवज में, या पत्थर फेंके गए तो कुछ लोगों ने इस तरफ से पत्थर फेंके, ठीक है, और उसके बचाव में पुलिस आई, और फिर 6 पुलिस जो कर्मी थे वो इसमें शहीद हो गए, इसलिए चर्चा में है। चले हम इसको आगे और देखते हैं। ये आपको दिख रहा है पूर्वोत्तर वाला मैप, जहां पर ये असम, अरुणाचल प्रदेश, फिर आपका नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ये मेघालय। तो अब ये विवाद उतना हमारे एग्जाम पॉइंट व्यू से इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप जब मेंस लिखती हैं तो असम मिजोरम को आप एज अ रेफरेंस बता सकते हैं, विवाद है। लेकिन प्रीलिम्स में आपके क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें। जैसे पहला कि भाई असम 6 उत्तर पूर्वी राज्यों का प्रवेश द्वार है, इनको टच करता है, और इसकी जो सीमा है 26-16 किलोमीटर। उसमें सबसे ज्यादा है मेघालय, ये वाला आपको दिख रहा है, ठीक है ना, ये जो है ये मेघालय है, ठीक है ना। तो ये पहले नंबर पर सबसे ज्यादा सीमा टच करता है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा कौन करता है, तो दूसरा कौन सा करता है, तीसरा कौन सा करता है, तो ऐसा आपको सीक्वेंस मिलाने को भी आ सकता है। हालांकि किलोमीटर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, किलोमीटर वैसे याद रहेंगे नहीं, लेकिन ऐसा जमाने आ सकता है। दूसरा है आपका अरुणाचल प्रदेश 804। अब देखिए यह सबसे पहला मेघालय हो गया। अब मेघालय से हम क्लॉकवाइज चलते हैं, तो ये क्या है आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना, ये यहाँ तक, तो ये दूसरे नंबर पर आ गया। फिर तीसरे पर आते हैं हम नागालैंड 512, यहाँ 894, फिर 804, नागालैंड 512। देखिए उसके बाद ही है, तो तीसरा नागालैंड हो गया, ठीक है ना, कोई रटने की जरूरत नहीं है। चौथा देखें मणिपुर 204, इसके बाद मणिपुर है, ये 4 नंबर पर आ गया। मिजोरम 164, ये 5 नंबर पर आ गया। और लास्ट बचा आपका त्रिपुरा, तो ये 6 नंबर पर। हालांकि अगर सिक्वेंस जमाने को आए तो क्लॉकवाइज ध्यान रखिएगा, यहाँ मेघालय हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, फिर आपका नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ऐसा आप सिक्वेंस से जमा सकते हैं। सबसे ज्यादा जो टच करता है वो मेघालय है। अच्छा, इससे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि कौन सा राज्य किस राज्य की सीमा को टच करता है, तो इस पर आप प्रैक्टिस करिएगा इसके खाली मैप लेकर कि भाई ये आपका जो म्यांमार है, यहाँ पर ये बांग्लादेश है, तो कौन सा किसको टच कर रहा है, एक बार इसकी मैपिंग कर लीजिएगा, जिससे आपके प्रीलिम्स में कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अभी हमने जो पढ़ा कि असम जो है अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा
करता है, जैसे नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, है ना, ये सब किससे, असम से ही कट बने हैं, मतलब असम से डिवीजन होके बना है। आप जानते हैं कि जो नागालैंड है वो 1963 में इसका गठन हुआ। फिर 87 में हम देखते हैं कि असम से मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा इनका गठन हुआ। तो आप आज जब पढ़ते हैं ये अलग अलग समय इनका गठन किया गया है। असम और नागालैंड के हिस्से की 500 किलोमीटर की सीमा है और 1965 के बाद कई चरणों में हिंसक संघर्ष हुए हैं और इसमें कुछ डेथ भी हमें देखने को मिली है। अरुणाचल प्रदेश के साथ असम लगभग 800 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, ठीक है ना। अब असम से जो सीमा ज्यादा हो रही वो क्योंकि घूम कर आ रहा है अरुणाचल प्रदेश, तो उसकी ज्यादा है। और यहाँ पहली झड़प 1992 में हुई, ये भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, इस पे भी चलता रहता है कि भाई हमारी सीमा यहाँ से, आपकी यहाँ से। विभिन्न राज्यों असम और मिजोरम के बीच में अकेला विवाद नहीं है, विभिन्न राज्यों के मध्य आपको देखने को मिलता है। अगर हम थोड़ी पृष्ठभूमि की बात करें तो सबसे पहले जो असम वाला एरिया है, तो असम के जो नीचे जो मैंने आपको बताया कि जो वर्तमान में मिजोरम है, मिजोरम वाला जो था वो लोसाई हिल्स के नाम से जाना जाता था। लोसाई हिल्स वाले एरिया में पहले एक राजा का शासन हुआ करता था, लेकिन उनके उत्तराधिकारी नहीं थे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई तो हम जानते हैं उसने डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट्स की थ्योरी अपनाई, या जिसे हम व्यपगत का सिद्धांत कहते हैं कि अगर किसी राजा रानी के कोई उत्तराधिकारी नहीं है, वैध उत्तराधिकारी नहीं है, तो उस राज्य को ब्रिटिश शासन में मिला लिया जाएगा। अब उन्होंने क्या किया, उस क्षेत्र को ब्रिटिश शासन में मिला लिया। अब ब्रिटिश शासन में मिलाने के बाद उनका जो उद्देश्य था कि वहां पर हम चाय के बागान स्थापित करें, तो उन्होंने चाय के बागान स्थापित करने लगे। चाय के बागान स्थापित करने के लिए उन्होंने कुछ दूसरी जगह से लोगों को वहां बसाना शुरू किया। तो इसका विरोध मिजोरम के द्वारा किया गया, भाई हमारी संस्कृति है, इससे हमारी संस्कृति को नुकसान होगा। तो इन्होंने क्या कहा कि हम ऐसा प्रावधान करते हैं कि जो मिजोरम वाला एरिया है, ठीक है ना, इसमें कोई व्यक्ति, है ना, अगर आता है इधर से, है ना, ये तो बांग्लादेश हो गया, इधर से कोई आता है तो उसे इनर लाइन परमिट लेना होगा। मतलब इस तरीके से उसमें कोई व्यक्ति एंटर ना करे, उस पर रोक लगाने का प्रावधान किया गया। तो जो मिजो जनजाति थी वो इसमें खुश हो गई कि भाई हाँ, हमारी ये संस्कृति स्थापित होगी, या हमारी संस्कृति, इसको कोई नुकसान नहीं होगा। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे 1875 में हम आगे जब पढ़ते हैं, 1875 में एक सीमा रेखा स्थापित की गई, ठीक है। तो जो कछार वाला जो मैदानी इलाका है, ठीक है ना, यहाँ से जो लोसाई हिल्स को अलग कर दिया, मतलब इसके नीचे लोसाई हिल्स आ गई और ऊपर वाला जो एरिया हो गया वो क्या हो गया, आपका असम हो गया। दूसरी अधिसूचना 1933 में जारी हुई। पहली जो अधिसूचना थी इसमें मिजोरम और असम दोनों के जो मध्य झड़प थी ये ना हो, दोनों को बिठाया गया और दोनों के नेताओं से बात की गई और इसकी जो बाउंड्री थी वो तय की गई। पर 1933 में यहाँ जो एरिया था, ठीक है ना, जो इसकी बात कर रहे हैं हम, कछार, ठीक है ना, ये कछार कहाँ चला गया, ये लाइन स्थापित कर दी, दूसरे कलर से कर देता हूं मैं, ये लाइन कर दी स्थापित यहाँ से, मतलब ये मिजोरम से बाहर कर दिया। अब मिजोरम कहता है कि हम इस लाइन को नहीं मानेंगे, हम पहली वाली लाइन मानेंगे, क्योंकि कछार हमारा गढ़ था, लेकिन अब ये असम वाले इसमें आता है, तो इसलिए मिजोरम कहता है ये हमारे हिस्से में और हम कौन सी वाली डेट मानेंगे, 1875 वाली। और असम कहता है कि हम 1933 वाली माने, क्योंकि उनके हिस्से में वाला पहुंच गया, इसलिए झड़प चलती रहती है। ठीक है, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। मिजोरम का मानना कि सीमा का सीमांकन 1875 की सूचना के आधार पर किया गया था और हम इसी को मानेंगे। और जबकि जो अच्छा क्यों नहीं मानते हैं, क्योंकि जो 1933 का जो समझौता था उसमें मिजोरम के जो नेता हैं या जो प्रमुख हैं उनको शामिल नहीं किया गया था, और असम कहता है कि नहीं भाई हम 1933 के सीमांकन को ही मानेंगे। ठीक है ना, ये आपको मैप में दिख रहा है, ये वाला जो है ना ये मुख्य बिंदु का क्षेत्र है जहां पर विवाद है। ये यहाँ पर बांग्लादेश है, ये मिजोरम है, ये असम है, तो ये वाली मेन सीमा विवाद हमें देखने को यहाँ पर मिलता है और इसमें कई बार हिंसात्मक झड़प आपको देखने को मिलती है। मिजो नेताओं के अनुसार एकमात्र स्वीकार डेट है वो कौन सी है, 1875 की इनर लाइन है, जिसे BEFR अधिनियम के अनुसार अधिसूचित, मतलब 19
73 का जो एक्ट था उसके तहत इसे अधिसूचित किया गया था। वर्तमान में तथाकथित जो 1930 के तहत 33 में जो स्थापित हुई थी, जो सक्षम अधिकारी और लुसाई हिल्स अब मिजोरम के लोगों की सहमति और अनुमोदन के बिना बनाया गया था, जिसे अनुचित रूप से कछार, जियोन, तनलुंगम जैसे लुसाई बसे हुए क्षेत्रों को छोड़कर लाला बाजार और बंगा बाजार, मतलब ये वाला जो एरिया था वो अवैध रूप से क्या कर दिया। मिजोरम का कहना है कि वो असम वाले पार्ट में है, हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जो कछार वाला एरिया था वो हमारा था, मतलब हमारा गल था, हम वो 1875 वाली लाइन है उसको मानते हैं। मेन क्रक्स यही है, ठीक है ना। ये जो बॉर्डर है ना, ये 165 लगभग 164.6 किलोमीटर लंबी है ना, इसी पर ये विवाद हमें देखने को मिल रहा है मिजोरम और असम के बीच। दोनों राज्य अब असम के कछार और मिजोरम के कोलासिब जिले के बीच सीमा पर भूमि पर दावा करते हैं, एक दूसरे पर अतिक्रमण का आरोप भी लगाते हैं कि भाई इसने हमारे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, मिजोरम कहता है हमारे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। 1972 में मिजोरम के केंद्र शासित प्रदेश और फिर 1987 में राज्य बनने के बाद विवाद तेज हो गया। दोनों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए कि सीमाओं में स्थापित नो मेंस लैंड पर यथास्थिति बनाई रखी जाएगी। अब जो एरिया वाला जो विवाद था, ये वाला एरिया पर दोनों दावा कर रहे हैं, तो इसको क्या कर दिया कि नो मैन लैंड वाला एरिया ये साबित रहेगा। इसमें ना तो असम आएगा ना यहाँ से मिजोरम आएगा। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि जो बांग्लादेश के विस्थापित लोग थे, कुछ लोग यहाँ पर आकर बसने लगे, ठीक है ना, कुछ लोग यहाँ पर आकर बसने लगे, कुछ प्रवासी थे जो मतलब अवैध थे, कुछ वैध थे। तो इससे फिर क्या है कि इन दोनों भी अपना दावा यहाँ पर शुरू कर दिया, क्योंकि इनको लगने लगा कि हमारा क्षेत्र ऐसा ना हो कि असम के क्षेत्र में चला जाए और असम को लगने लगा कि हाँ मिजोरम के क्षेत्र में ही चला जाए। आगे क्या हो सकता है, आगे है कि भाई दोनों राज्यों की वास्तविक सीमा का जो है अवलोकन किया जाए सैटेलाइट के माध्यम से और मानचित्र करके इसका समाधान निकाला जाए, तो जो समस्या है उसका स्थायी समाधान निकाला जा सके। दूसरा है अंतरराज्यीय जो परिषद होती है, जो विभिन्न राज्यों के विवादों को सुलझाती, उनको पुनर्जीवित किया जाए और उसके माध्यम से इसको समाधान मतलब निकाल सकते, एक विकल्प के रूप में हम देख सकते हैं। नेक्स्ट है 263 हमारा जो अनुच्छेद है वो कहता है इंटर स्टेट जो काउंसिल है, ठीक है ना, अंतरराज्यीय परिषद है और इसका गठन करके इसमें क्या होता है कि सभी राज्य अपनी अपनी समस्याओं को रखते हैं और उसमें अपनी समस्याओं का समाधान का आपसी हल निकालकर उसका समाधान सुनिश्चित करते हैं। तो ये एक प्रकार से एक समाधान हो सकता है और असम और जो मिजोरम का विवाद है इसका समाधान निकाला जा सकता है। इसके आगे हम बात करें, आपने पढ़ा है कि क्षेत्रीय जो परिषदें होती हैं वो भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसमें क्षेत्रीय समस्याओं को उजागर किया जाता है और उनके समाधान सुनिश्चित की जा सकते हैं। और भारत क्या है, अनेकता में एकता का प्रतीक है। उस अनेकता की एकता को बांधे रखने के लिए हमें दोनों सरकार मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों को मिलना चाहिए और यहाँ पर मिजोरम, असम दोनों को बिठाकर केंद्र सरकार सहकारी संघवाद की भावना को ध्यान में रखकर उसके अनुसार काम करके इसका समाधान सुनिश्चित करे और मिलकर देश के सामाजिक आर्थिक विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जो असम वाला जो क्वेश्चन है इसको आपको पर्टिकुलर इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक आप मोटा मोटा समझ जाएं कि अगर मेंस में क्वेश्चन आता है तो आप एज ए रेफरेंस दे सकें कि असम मिजोरम का विवाद है या और अन्य राज्यों के विवाद भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप फोन कॉल के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। हाय, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप यूपीएससी 2021 के प्रीलिम्स के लिए सीरियस हैं तो हमारा क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। कोर्स की डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में होगा उस पर मिल जाएंगी, नहीं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर।